सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की, जिसमें अब बातचीत वाली तैयारी भी हो रही है और बारूद वाली तैयारी भी। सीज फायर पर सस्पेंस बना हुआ है। इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे राउंड की बातचीत को लेकर अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। अमेरिका की धमकियों और शर्तों के आगे ईरान बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। मौजूदा परिस्थिति में दूर दूर तक शांति की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस वार्ता के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। तब लगा कि दूसरे राउंड की वार्ता होगी तो युद्ध वाला संकट टल जाएगा। लेकिन दूसरे राउंड की वार्ता से पहले ईरानी कार्गो शिप पर अमेरिकी हमले से बातचीत की गाड़ी पटरी से उतरती हुई दिख रही है। अगले राउंड की बातचीत में ईरान शामिल होगा या नहीं, इस पर अभी तक सवाल है, जो ये बता रहा है कि युद्ध विराम के आगे युद्ध वाला कोहराम है, क्योंकि ईरान और अमेरिका की एक दूसरे के खिलाफ जंगी तैयारी भी काफी तेज हो चुकी है। यानी एक तरफ बातचीत की तैयारी है तो दूसरी तरफ जंग की तैयारी है। अमेरिका ने अपनी तरफ से वार्ता की पूरी तैयारी कर ली थी। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अपनी टीम के साथ इस्लामाबाद की उड़ान भरने को तैयार थे, लेकिन ईरान ने वार्ता की सहमति न देकर सारा खेल बिगाड़ दिया है, जिसके बाद ट्रंप की तरफ से हमले की धमकी दी गई तो ईरान ने भी अपनी उंगली ट्रिगर पर होने की बात कही है। दोनों तरफ से आ रहे बयानों में चिंगारी दिख रही है, जिससे महायुद्ध की आग एक बार फिर से भड़क सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान डील नहीं करता है तो उसे बमबारी के लिए तैयार रहना होगा। वहीं ईरान ने कहा कि धमकी के साए में बातचीत करना मंजूर नहीं है। ट्रंप ने कहा कि फाइनल डील होने तक नाकाबंदी जारी रखेंगे, जिसके जवाब में ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ ने कहा कि ट्रंप वार्ता को सरेंडर बनाना चाहते हैं, जो कभी नहीं होगा। ईरानी मीडिया ने कहा कि वार्ता की टेबल पर ट्रंप का दबाव और कोई चाल काम नहीं आएगी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का भी दावा है कि अमेरिकी हमें झुकाना चाहते हैं, लेकिन ईरान नहीं झुकेगा। फिलहाल ईरान की वार्ता में शामिल न होने की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी नाकाबंदी है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी नाकाबंदी से IRGC नाराज है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए ट्रंप तक ये बात पहुंचाई है। ईरान का कहना है कि अमेरिका मांगे ज्यादा और अव्यावहारिक है। ऐसे में बातचीत समय की बर्बादी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ईरान बुनियादी मुद्दों के हल होने तक वार्ता में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि ईरान ये मान रहा है कि बातचीत अमेरिकी रणनीति या धोखा भी हो सकती है। ट्रंप ने पहले जो जानकारी दी उसके मुताबिक इस्लामाबाद में ये बातचीत आज होनी थी, लेकिन ईरान ने इस वार्ता को लेकर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। अब ऐसे संकेत हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का अगला राउंड कल हो सकता है। अभी तक की इनसाइड स्टोरी के मुताबिक अमेरिका ने कल दिन भर ईरान के रुख का इंतजार किया। जेडी वैंस के पाकिस्तान जाने पर भी सस्पेंस बना रहा। ईरान में अभी हाँ और कभी ना की स्थिति बनी हुई थी। ईरानी सरकार और IRGC में सहमति नहीं बन पा रही थी। IRGC वार्ता को लेकर सख्त रुख अपनाने के पक्ष में थी। अमेरिका से पहले नाकाबंदी खत्म करने की मांग की गई। आसिम मुनीर ने भी ट्रंप से नाकाबंदी हटाने की अपील की। ट्रंप ने मुनीर को भरोसा दिया कि वो इस पर विचार करेंगे। मिस्र और तुर्की के नेताओं ने भी ईरान से अपील की। आखिरकार मुश्तबा ने वार्ता के लिए हरी झंडी दी, जिसके बाद अब ये संकेत है कि ये बातचीत कल हो सकती है। लेकिन इस बातचीत में देरी के पीछे IRGC को जिम्मेदार माना जा रहा है। ईरान में सारे फैसले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ले रहे हैं। तेहरान की निगोसिएशन टीम पर IRGC कमांडर अहमद वाहिदी का कंट्रोल है। अहमद वाहिदी ईरान में एक नया शक्ति केंद्र बन चुके हैं। उनके सीधे सुप्रीम लीडर के संपर्क में होने का दावा है कि उन्होंने वार्ताकारों से सख्त शर्तें रखने को कहा। वाहिदी का मानना है कि वार्ता भी ताकत के साथ हो। वो अहम पदों पर IRGC अधिकारी तैनात करने की कोशिश में हैं। सरकार के कई फैसलों से सहमति नहीं है उनकी, इसीलिए ईरान में अरागची समेत नरमपंथी नेता किनारे पर कर दिए गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की बड़ी वजह फिलहाल ईरान जहाज टुस्का है, जिसे कल अमेरिकी सेना ने मरीन एक्शन दिखाकर कब्जे में ले लिया था। ईरान ने अब अमेरिका से तुरंत कार्गो शिप टुस्का छोड़ने को कहा। शिप के क्रू मेंबर्स और परिवारों को भी तुरंत छोड़ने के लिए कहा गया है। ईरान का दावा है कि वो बदला लेने के लिए कोई भी फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगा। इस जहाज पर अमेरिका ने अब नया दावा किया है। ट्रंप की करीबी निकी हेली का दावा है कि टुस्का जहाज के अंदर सैन्य उपकरण बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान है। मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल भरे थे।
यही वजह है कि घटना के बाद ईरान ने अमेरिकी सैन्य जहाजों की और ड्रोन भेजे थे। हालांकि अमेरिका अब भी नाकाबंदी तोड़ रहे ईरानी जहाजों को पकड़ रहा है। अमेरिकी सेना की तरफ से इसका वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें एक और ईरानी जहाज को नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया और उसे चेतावनी देते हुए वापस भेजा गया। उधर अमेरिकी नाकाबंदी से बौखलाए ईरान की IRGC ने हॉर्मुज में एक्शन दिखाया। पैराग्लाइडर्स ने ईरान के झंडे को लहराया गया। अमेरिकी सेना को इलाके से दूर रहने की वार्निंग दी गई। इस तनाव के बीच राउंड 2.0 की यह वार्ता सिर्फ दिखावे के लिए भी हो सकती है। समंदर में अमेरिका की तैयारी कुछ और संकेत दे रही है। अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान की तरफ रवाना किया है। USS अब्राहम लिंकन अभी ओमान की खाड़ी के पास तैनात है, जो ईरानी कार्गो शिप की निगरानी में लगा हुआ है और युद्ध के लिए भी तैयार है। वहीं USS जेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर में तैनात है। इसका मकसद बाब अल मंदेब में हूती विद्रोहियों पर नजर रखना है, यानी एक तरह से ये भी वॉर रेडी मोड में है। अब तीसरा स्ट्राइक कैरियर ग्रुप भी अरब सागर में पहुंचने वाला है। USS जॉर्ज H.W. बुश फिलहाल मडागास्कर के पास मौजूद है और अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है। अगर जंग शुरू होती है तो वो US आर्मी की मदद करेगा। सत्ता में आइए अब बात करते हैं उस लेडी डॉन की, जिसकी चर्चा अमेरिका से ईरान तक हो रही है, जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच अचानक इस नाम ने हर किसी को हैरान कर दिया है। विशेष तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ये लेडी डॉन किसी मुसीबत से कम नहीं है। पूरी कहानी को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस लेडी डॉन का संक्षिप्त परिचय आपको दे देते हैं। लेडी डॉन का नाम शमीम माफी है। 44 साल की शमीम माफी को लेकर यह दावा है कि ये कुख्यात हथियार तस्कर है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से हाल में ही इसे गिरफ्तार किया गया है। शमीम माफी पर आरोप है कि ईरान सरकार के लिए वो काम करते हुए खतरनाक हथियारों की डील करवा रही थी। शमीम माफी ने ड्रोन, बम और हथियारों की तस्करी का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाया। शमीम माफी हथियारों का कारोबार करती थी, डील भी कराती थी। ये ईरान के लिए काम जरूर करती थी, लेकिन रहने वाली अमेरिका की है। इस पर ईरान सरकार के लिए ड्रोन, बम वाले सौदे कराने के आरोप हैं। शमीम माफी कैलिफोर्निया के वुडलैंड हिल्स की रहने वाली है। 2016 से अमेरिका की स्थायी निवासी हैं। नई जानकारी के अनुसार ईरान में बने ड्रोन, बम फ्यूज, गोला बारूद की डील करवाई गई थी। शमीम माफी सीधे तेहरान के खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी। इसके पीछे की कहानी भी है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2020 में ईरान की सरकार ने लेडी डॉन की पैतृक संपत्ति जब्त कर ली थी, जिसके बाद ईरान सरकार ने यह शर्त रखी थी कि शमीम माफी अमेरिका में रहकर तेहरान के लिए काम करेगी। यहीं से शमीम माफी की हथियार वाली डील की कहानी शुरू होती है। ये पिछले कई वर्षों से ईरान के लिए काम कर रही थी। अब गिरफ्तार हो चुकी हैं तो आरोप साबित होने पर अमेरिकी अदालत सजा भी देगी। शमीम माफी को अमेरिका में 20 साल तक की सजा हो सकती है। इसकी गिरफ्तारी के बाद जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार शमीम माफी का पूरा नेटवर्क एक संगठित ऑपरेशन था। इसके जरिए करोड़ों डॉलर के सौदे किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि ये गतिविधियां लंबे समय से चल रही थी। साल 2025 तक इन डील्स के जरिए रहने के संकेत मिले हैं। शमीम माफी का पूरा नेटवर्क बेहद गोपनीय तरीके से चलाया जा रहा था। दावा है कि शमीम माफी ने ईरान और सूडान के बीच हथियारों की डील में अहम भूमिका निभाई थी। ये ओमान में रजिस्टर्ड कंपनी थी, जिसके जरिए नेटवर्क को संचालित किया जाता था। इसी कंपनी के माध्यम से हथियारों की खरीद फरोख्त और ट्रांजैक्शन किए जाते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार शमीम माफी की कंपनी को वर्ष 2025 में $70 लाख से ज्यादा का पेमेंट मिला था। जांच एजेंसियों के अनुसार शमीम माफी ने अपने नेटवर्क को छिपाने के लिए कई देशों का इस्तेमाल किया। इनमें सबसे बड़ा नाम तुर्की का है। लेडी डॉन के जरिए तुर्की और UAE के रास्तों से डील्स को अंजाम दिया जाता था। नवंबर 2023 में शमीम माफी को तुर्की के बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ देखा भी गया था। ये भी जानकारी मिली है कि शमीम माफी बार बार इस्तांबुल जाती थी। इन यात्राओं का मकसद हथियारों की शिपमेंट को वैध दिखाना था। अलग अलग देशों के कानून का फायदा उठाकर डील्स कराती थी। बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी के समय शमीम माफी इस्तांबुल जाने वाली फ्लाइट पकड़ने वाली थी। इस केस का सबसे अहम हिस्सा मुहाजिर 6 ड्रोन की डील है। ये ड्रोन निगरानी और हमला दोनों कर सकता है। आरोप यह है कि शमीम माफी ने सूडान के रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर इस ड्रोन की सप्लाई करवाई। ईरान की लेडी डॉन ने कैसे अमेरिका को वर्षों तक चकमा दिया, आप कुछ और जानकारी से ये भी समझिए।
अमेरिका में लेडी डॉन शमीम माफी की गिरफ्तारी की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें वो पुलिस हिरासत में दिख रही हैं। तस्वीरों में FBI अधिकारी उसे कार में बैठाते हुए नजर आए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि उसके पास से कैश भी बरामद हुआ है। हालांकि पूछताछ में उसने खुद को निर्दोष बताया है। सच यही है कि शमीम माफी ने ग्लैमर, बिजनेस और कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए खतरनाक नेटवर्क तैयार किया था। उसकी सोशल मीडिया लाइफ लग्जरी से भरी हुई थी, लेकिन पर्दे के पीछे वो युद्ध को हवा देने वाले सौदे कर रही थी। सत्ता में अब उस डर की बात जो इस वक्त देश के करोड़ों निवेशकों को लग रहा है। ये डर फिर अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने का है। सवाल यह है कि अगर बातचीत फेल हुई तो क्या जंग का राउंड 2 स्टार्ट होगा, और अगर ऐसा हुआ तो शेयर बाजार कितनी बुरी तरह छलनी होगा। लेकिन इस डर के बीच एक बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, जिसमें आशंका है कि क्या ट्रंप के बयानों से इनसाइडर ट्रेडिंग की जा रही है। क्या ट्रंप के बयानों के जरिए कुछ लोग अपनी जेब भर रहे हैं और आम निवेशकों के साथ धोखा हो रहा है। इस रिपोर्ट में ट्रंप के फेक डील के दावों में डॉलर वाला एंगल है। सवाल है कि ईरान के साथ लड़ाई में क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अरबों की कमाई कर रहे हैं। ट्रंप के बयानों पर कौन जमकर ट्रेडिंग कर रहा है, क्या कोई बड़ी सेटिंग है। इसमें एक तरफ युद्ध और तेल है, जबकि दूसरी तरफ डॉलर का खेल है। इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे। एक तरह से इस रिपोर्ट में बयानों वाली फिक्सिंग है, जिसमें शक की सुई खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर है। निवेशकों का दर्द है कि अब तक उन्हें यह लगता था कि शेयर बाजार डेटा, कंपनियों की कमाई और नंबर्स से चलता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में उन्हें यह महसूस हुआ है कि कई बार बाजार सिर्फ एक बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक सोशल मीडिया पोस्ट से हिल जाता है। अब जो नई रिपोर्ट आई है उसमें भी कुछ खतरनाक संकेत हैं। इस रिपोर्ट में ट्रंप के बयानों के आधार पर इनसाइडर ट्रेडिंग का शक जताया गया है। रिपोर्ट में फाइनेंशियल मार्केट के ट्रेड डेटा का विश्लेषण किया गया और उसे ट्रंप के बयानों के साथ मिलाया गया, तो पता ये चला कि कैसे उनके बयान से कुछ वक्त पहले ट्रेडिंग में करोड़ों डॉलर दांव पर लगाए गए। आशंका है कि जरूरी सूचनाएं पहले ही लीक की गईं, जिसके जरिए इनसाइडर ट्रेडिंग हुई। ये विवादित ट्रेंड एक बार नहीं, बल्कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान कई बार दिखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ये शक सच है तो ये आम निवेशकों के भरोसे के साथ बड़ा खिलवाड़ जैसा है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि ट्रंप के करीबी लोगों ने अंदरूनी जानकारी का फायदा उठाकर क्रूड ऑयल मार्केट में करोड़ों डॉलर का खेल खेला है। वैसे इस रिपोर्ट में आपने बार बार एक शब्द सुना होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग। लेकिन ये होती क्या है, कैसे की जाती है? इसे सत्ता की डिक्शनरी में आइए डिकोड करते हैं। अमेरिका में इनसाइडर ट्रेडिंग 93 साल से गैर कानूनी है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को ऐसी गोपनीय जानकारी मिल जाती है जो आम निवेशकों को नहीं पता होती। इसी जानकारी के आधार पर ट्रेडर्स शेयर बाजार में अपना बड़ा पैसा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि शेयर बाजार गिरेगा या बढ़ने वाला है। इसीलिए ट्रेडर्स पहले से पैसा लगाकर शेयर बाजार से मोटा मुनाफा कमाते हैं। इससे बाजार में बराबरी खत्म हो जाती है और आम लोगों का भरोसा टूटता है। रिपोर्ट में ट्रंप के दावों का विश्लेषण इसलिए किया गया है क्योंकि उन पर पहले भी मार्केट को मैनिपुलेट करने के आरोप लगते रहे हैं। ट्रंप खुद कह चुके हैं वो राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। और अब ट्रंप के बयानों में डॉलर की कमाई वाला एंगल क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग की आशंका क्यों जताई जा रही है, उसे कुछ उदाहरण और विशेष मौकों से आइए समझते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉकचेन विश्लेषण साइट बबल मैप्स ने यह दावा किया है कि 28 फरवरी को ईरान पर हमले से ठीक पहले 6 नए ट्रेडिंग अकाउंट बने। इन सभी अकाउंट से हमला होने के पक्ष में भारी पैसा लगाया गया और जैसे ही ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला हुआ, 6 अकाउंट से 9 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि इसके बाद 5 अकाउंट से कभी भी कोई दांव नहीं लगाया गया, जबकि एक अन्य अकाउंट ने बाद में युद्ध विराम की सही भविष्यवाणी करके 1 करोड़ 35 लाख रुपए और कमाए। एक और दावा ट्रंप के सीज फायर वाले बयान को लेकर भी किया गया है, जिसे ईरान ने एक्सपोज कर दिया था और फेक बताया था। तारीख 23 मार्च 2026, जब ट्रंप ने तेहरान के साथ समस्या हल किए जाने का पोस्ट किया, लेकिन इस पोस्ट से 14 मिनट पहले तेल की कीमतें गिरने पर बड़े दांव लगाए गए। इसके बाद ट्रंप के सीज फायर वाले पोस्ट करते ही कच्चे तेल की कीमतें अचानक 11% तक गिर गई और प्रति $15 की गिरावट से उस समय में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ।
इसी तरह ईरान युद्ध के 9वें दिन ट्रंप ने फिर युद्ध खत्म होने की बात कही, जिससे अचानक कच्चे तेल की कीमतें 25% तक क्रैश हो गईं। लेकिन दावा यह है कि ट्रंप के इस बयान से ठीक 47 मिनट पहले तेल गिरने की भविष्यवाणी पर जबरदस्त पैसा लगाया गया और कीमत नीचे आते ही इनसाइड ट्रेडिंग के जरिए कुछ लोगों ने 460 करोड़ रुपए की कमाई की। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का ये ट्रेंड सिर्फ ईरान के साथ युद्ध में ही नहीं दिखा, बल्कि कहानी इससे और पहले की है। रिपोर्ट में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर भी बड़ा दावा है। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 में बर्नसम मिक्स नाम का एक नया ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया। निकोलस मादुरो के राष्ट्रपति पद छोड़ने पर कुल $32,500 लगाए गए। ये पैसा 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच लगाया गया। इसके बाद 3 जनवरी को निकोलस मादुरो को पद से हटा दिया गया। इससे इस अकाउंट से 4 करोड़ की कमाई की गई और चौंकाने वाली बात यह थी कि तुरंत यूजर नेम बदलकर अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। कुछ ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ टेरर के दौरान भी दिखा। दावा है कि ट्रंप क्या करेंगे, कब करेंगे, इसकी जानकारी भी कई लोगों को पहले से लग गई थी और कुछ लोगों ने इसके जरिए 165 करोड़ की कमाई की। असल में 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया। इसके बाद 9 अप्रैल को चीन को छोड़कर सभी देशों को 90 दिन की राहत दे दी। बड़ी बात यह है कि सामने आई कि शाम 6:18 पर ट्रंप ने घोषणा की और 18 मिनट पहले इस पर बड़े बड़े दांव लगे। इसके बाद अमेरिका के शेयर बाजार S&P 500 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी बढ़त देखने को मिली। रिपोर्ट में दावा है कि सिर्फ 18 मिनट में ट्रेडर्स ने 165 करोड़ का मुनाफा कमा लिया। उसी हफ्ते बाद में अमेरिकी सेनेट के कई वरिष्ठ डेमोक्रेट के नेताओं ने इसकी जांच की मांग की। सवाल था कि जानकारी लीक कैसे हुई या जानबूझकर की गई। ट्रंप के बयानों वाले ऐसे ही ट्रेंड पर जब डिटेल में रिसर्च की गई तो चौंकाने वाले कनेक्शन की आशंका जताई गई, जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग वाले संकेत हैं जो आम निवेशकों के साथ एक धोखे की तरह हैं। आइए अब चुनावी राजनीति की बात करते हैं, जहां तमिलनाडु में आज सभी 234 सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया और पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले राउंड के प्रचार पर ब्रेक लग गया। हालांकि प्रचार अभियान के आखिरी दिन आज बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह के पास कमान थी तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद थी। दोनों नेताओं की चुनावी भाषा में धमकी वाले कोडवर्ड काफी ज्यादा थे। मतदान में जरा भी खलल डाला तो उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि अभिषेक का मुकाबला कर नहीं सकते और मुझसे लड़ना चाहते हो। ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले, 23 तारीख को मतदान में जरा भी खलल डाला, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करें। এই মেদিনীপুর জেলায় নিজেদের লোকেদের সব ডেপিউট করেছে এবং তারা এক পক্ষ হয়ে কাজ করছে, বিজেপি পক্ষ হয়ে কাজ করছে। আর এই জেলায় গদ্দার লিস্ট করে দিয়েছে কাকে কাকে অ্যারেস্ট করতে হবে। আর ইলেকশনের পরে তুমি নিজেকে সামলাও। ममता सरकार का बजट है 2000 करोड़ और मुसलमान और मदरसा के लिए ममता सरकार का बजट है 5800 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये अन्याय अब लंबा चलने वाला नहीं है। তোমাদের এত অহংকার, এক ভাই এমপি, তুমি এমএলএ, আর এক ভাই এমএলএ, পুরো পরিবারটাকে ঢেলে দিয়েছো। আমাদের পরিবারে এমএলএ ইলেকশনে কেউ দাঁড়ায়নি আমি ছাড়া, এটা মাথায় রাখবেন। অভিষেককে রোজ গালাগালি দেয়, তুমি অভিষেককে লড়তে পারো না আর আমাকে লড়বে। আগামী দিন মিদনাপুরের দায়িত্ব নিয়ে অভিষেকই কাজ করবে। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, यूसीसी। मुझे बताओ भाई, इतने सारे युवा हैं, कुछ लोग 4 शादी करते हैं, कुछ लोग 1 शादी कर पाते हैं। ये ठीक है क्या? आप भाजपा सरकार बना दो,
बंगाल में कोई चार शादी नहीं कर पाएगा, कोई चार शादी नहीं कर। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है और दोनों सरकारों से जनता ऊब चुकी है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार से लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी पहले से बहुत मजबूत रही है। इस चुनाव में बदलाव होगा और हमारे कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म करेंगे। पश्चिम बंगाल से आगे तमिलनाडु चलते हैं, जहां आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। यहां सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग है। इससे पहले आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि विवाद हो गया और उन्हें सफाई देनी पड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी को आतंकवादी कह दिया, जिस पर बीजेपी भड़क गई। दरअसल खड़गे महिला आरक्षण पर बीजेपी के आरोपों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि ये AIADMK के लोग जो खुद अन्ना दुरई की फोटो लगाते हैं, वो मोदी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, वो एक आतंकवादी है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन से इस पर माफी मांगने के लिए कहा। बीजेपी इतने पर नहीं रुकी। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहती है। ये इनकी मानसिकता है। हालांकि विवाद बढ़ने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लोगों और राजनीतिक पार्टियों को डरा रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वो आतंकवादी हैं। मेरा मतलब है, मैं साफ करना चाहता हूं कि मोदी हमेशा धमकी देते हैं। ED, IT और CBI जैसे संस्थाएं उनके हाथ में हैं। वो डीलिमिटेशन भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। How this AIADMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi? He is a terrorist and who won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. I strongly condemn Mr. Kharge's statement. I demand an apology from both the partners, Rahul Gandhi and MK Stalin, for this downright insult of the people of India. Just I wanted to clarify that Modi always threatens and always is, I told certain secrets, ID, ED, income tax, CVC, these institutions are in his hand. Again, this delimitation also he wants to take in his hand. Therefore, I say, in that context, terrorism interest. he is terrorizing people and political parties. Now, and I never say he is a terrorist. But they have insulted 140 crore Indians. They have today insulted 8 crore Tamil brothers and sisters by calling the nation's Prime Minister a terrorist. I do not think the people of Tamil Nadu will either forget this insult, and I am sure the people of Tamil Nadu will not forgive. बीजेपी और टीएमसी भले ही चुनाव प्रचार में एक दूसरे पर तीखे बाण चला रहे हों, लेकिन महिला आरक्षण ने कांग्रेस और टीएमसी को करीब ला दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव की शुरुआत में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने यह साफ कर दिया था कि उसे चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं है। इसके बाद कांग्रेस ने भी इंडिया गठबंधन की परवाह किए बिना बंगाल में अकेले अपने दम पर आक्रामक चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसी रणनीति के तहत 14 अप्रैल को राहुल गांधी ने मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और रायगंज में रैलियां की। इन रैलियों में राहुल ने बीजेपी के साथ साथ टीएमसी और ममता बनर्जी पर भी तीखे हमले किए। कांग्रेस ने प्लान बनाया था कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में राहुल और प्रियंका गांधी प्रचार करेंगे, जबकि दलित आदिवासी क्षेत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे सभाएं करेंगे। साथ ही दार्जिलिंग में राजीव गांधी और सुभाष घिसिंग के पुराने रिश्तों को भुनाने की भी तैयारी थी। कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट थी कि टीएमसी और बीजेपी दोनों को बंगाल की बदहाली के लिए बराबर जिम्मेदार ठहराना और अपनी सीटें बढ़ाने पर फोकस करना।
भले ही इसका नुकसान दिल्ली में सहयोगी टीएमसी को ही क्यों ना हो। इसी बीच महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर सियासत ने करवट ले ली। राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद टीएमसी ने अपने 5 की बजाय 21 सांसद संसद में भेजे और संविधान संशोधन के खिलाफ वोटिंग कराई। इस कदम के बाद दोनों दलों के रिश्तों में जमी हुई बर्फ पिघलने लगी। बिल गिरने के बाद सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को फोन कर धन्यवाद दिया, जबकि राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी से बात कर आभार जताया। इस बदले माहौल का असर भी तुरंत दिखा। 14 अप्रैल के बाद राहुल गांधी बंगाल में प्रचार के लिए नहीं गए। प्रियंका गांधी का पूरा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने जोर शोर से बंगाल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया था, बाद में सिर्फ एक दिन के लिए प्रचार में पहुंचे और उन्होंने भी अपने निशाने पर सिर्फ बीजेपी को रखा। दिलचस्प बात यह है कि पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी राहुल, प्रियंका और खड़गे तीनों ने बंगाल से दूरी बनाए रखी। इसी दिन खड़गे का कार्यक्रम तमिलनाडु में प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैली का रहा। राहुल गांधी के दफ्तर के सूत्र अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कभी भी सेक्युलर ताकतों को कमजोर नहीं करना चाहती और उसकी सीधी लड़ाई बीजेपी से है। हालांकि ये भी साफ है कि बंगाल में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है तो भाषणों में विरोधियों पर हमला जारी रहेगा। 14 अप्रैल की रैलियों में राहुल गांधी ने लगभग 75% हमला बीजेपी पर और 25% टीएमसी पर किया था। लेकिन मीडिया में ममता पर दिए बयान ज्यादा उछाले गए। पार्टी नेतृत्व के इस बदले रुख से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी असहज नजर आ रहे हैं। 5 बार के सांसद और ममता के कट्टर विरोधी अधीर रंजन को टीएमसी ने टारगेट करते हुए पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान से लोकसभा चुनाव हरवा दिया था। कांग्रेस के अकेले लड़ने के फैसले से उत्साहित होकर अधीर रंजन चौधरी ने बरहामपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया और बीजेपी टीएमसी की कथित मिलीभगत को बड़ा मुद्दा बनाया। लेकिन अब बदले सियासी समीकरण पर सवाल पूछे जाने पर वो मीडिया से बातचीत में असहज और नाराज नजर आए। कांग्रेस के बड़े लीडर चुनाव प्रचार में कम दिख रहे हैं। क्यों कम दिख रहे हैं? राहुल गांधी के हमारे पार्टी के छोटे प्रचारक है। कांग्रेस महिला आरक्षण और परिसीमन पर टीएमसी का राजनीतिक कर्ज उतार रही है तो लखनऊ में बीजेपी महिला आरक्षण के नाम पर यूपी के लिए राजनीतिक मैदान तैयार करने में लगी हुई है और इसके लिए 41 डिग्री की गर्मी में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने लखनऊ में पैदल मार्च निकाला। दरअसल लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पास न होने पर आज लखनऊ में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली। रैली का नेतृत्व सीएम योगी ने किया। उनके साथ डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और ओपी राजभर भी मौजूद रहे। इस पदयात्रा में उनके साथ हजारों महिलाएं चल रही थीं। हालांकि इस पदयात्रा के कारण लखनऊ में कई जगह पर जाम लग गया और लोगों को काफी परेशानी भी हुई। इस पैदल मार्च के दौरान सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, महिला विरोधी है। इस पर अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये उनकी विपक्ष में आने की तैयारी है। विपक्ष में आने के बाद इसी तरह पदयात्रा करेंगे। ये पीछे जितनी बहनें हैं, मेरे सबसे अनुरोध होगा कि वे सब इधर इधर आ जाएं। अब हम लोग प्रस्थान करेंगे। इसका नेतृत्व जो कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद हैं। महिला मोर्चा की तमाम पदाधिकारी और नेता इसमें मौजूद हैं। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा। पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही कानून के लिए, अपने ही बनाए हुए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा
जितना ये सरकार संघर्ष कर रही है। समाजवादी पार्टी आप देखेगी इसके परिणाम को, जो विरोध उसने किया है, महिलाओं को जो ताकत और अधिकार देने का काम माननीय मोदी जी करने जा रहे थे, उसका परिणाम आपको दिखेगा। समाजवादी पार्टी ने जो बिल रोका है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना है। 2027 में बिना महिलाओं के कोई चुनाव जीत सकता है क्या? अगर महिलाओं को आरक्षण नहीं तो सपा कांग्रेस को वोट नहीं। तैयार हो? अगर महिलाओं को आरक्षण नहीं तो सपा कांग्रेस को वोट नहीं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, हम हिम्मत नहीं हारे, हम महिलाओं को आरक्षण दिला करके रहेंगे। हूटे बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।